एक बार फिर से हम CAA पर क्लास लेकर आए हैं। उसकी पूरी विस्तार से आपको जानकारी हम देंगे। ये जो कह सकते हैं कि 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया और CAA को लागू किया गया। इसके बारे में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेके जो बात चल रही थी, सरकार ने जो इसे लागू किया है, तो कह सकते हैं कि नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के तहत समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे और फाइनली संशोधन 2019 में हुआ। और वो संशोधन होने के बाद भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। हम बात करते हैं कि CAA की, तो इसमें तुम्हारा नागरिक संशोधन अधिनियम बनाया गया है 2019। तो बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, वैसे तो बीजेपी सरकार ने इसकी शुरुआत 2015-16 में की थी। 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई, लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ। बीच में कह सकते हैं 18 में इलेक्शन, 2017 में इलेक्शन आए, फिर ये मतलब कह सकते हैं कि सरकार द्वारा रोका गया। फिर दोबारा से फाइनली जब हुआ तो दिसंबर 2019 में इसे फाइनली कर दिया गया और सरकार ने इसे रोका। सरकार ने रोकने के बाद इसे फाइनली 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में कहाँ हमें कह सकते हैं हमारे जो अधिकार मिले हैं नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान में, तो भाग नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित हमें अधिकार दिए हैं, संविधान में हमें अधिकार मिले हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की, तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से नागरिकता प्राप्त हुई है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कि कब से कब तक का समय रखा गया, 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, और कब कितने दिन 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भारत में जो व्यक्ति पहले से आए हुए हैं या वो रहते हैं या उनका जन्म यहाँ हुआ है, तो उन्हें राष्ट्रीयता की कोई परवाह या कह सकते हैं नागरिकता की खुद पे खुद उन्हें प्राप्त होती है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्रदान करने के लिए आधार प्रदान करता है। जब हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो शुरुआत तभी से होनी शुरू हो गई थी। और जो भारत के पहले तुम्हारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने सबसे पहले अधिनियम कह सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की कह सकते हैं शुरुआत कर दी थी कि यही पहली बार इसमें संशोधन हुआ। और संशोधन करने के बाद प्रदान करने के लिए आधार प्रदान करता है कि क्या क्या हमें उसके आधार हैं, जिसमें जो आधार प्रदान करता है नागरिकता अधिनियम 1955 वो कौन कौन से हैं या जो फैक्ट हैं कौन कौन से हैं, जन्म है, वंशानुक्रम है, पंजीकरण है और तुम्हारा है देशीयकरण है। ये सब या आदि को इनमें शामिल किया गया है। अगर इन तथ्यों के आधार पर हमें भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, हमें भारत के कह सकते हैं नागरिकता जो मिलेगी वो जन्म के आधार पर
वंशाक्रम के आधार पर या वंशगत के आधार पर, या कह सकते हैं पंजीकरण के आधार पर, या कह सकते हैं देशीयकरण के आधार पर। जो ये 5 पॉइंट हैं, तो इनके आधार पर हमें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने विदेशी अधिनियम 1946, केंद्र सरकार ने विदेशी अधिनियम 1946 और एक अधिनियम आता है पासपोर्ट अधिनियम 1920। कहने का मतलब है कि हमारे देश में एंट्री जो होगी विदेशों की, वो किसको लेकर होती है, वो पासपोर्ट और वीजा को लेकर होती है। पर भारत सरकार में पहले ही विदेशी अधिनियम 1946 लाया गया था और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत छूट प्रदान कर दी गई थी। मतलब इन 2 अधिनियम के तहत भारत में विदेशी आए और उन्हें ये छूट प्रदान कर दी गई। अगली बात है संशोधन के लिए। संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 जो CAA 2019 में पारित हुआ, उसमें पहले समय था 11 वर्ष का। उसमें कितने वर्ष का समय था? 11 वर्ष का। पर करंट में अब उसमें छूट कितना वर्ष रखा गया है? तो इसमें 5 वर्ष रखा गया है। कि कहने का मतलब है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए होंगे भारत में, तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। या फिर इससे पहले कहां से, कौन सी कंट्री से अपनी इंडिया में अगर आए हैं तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। तो अफगानिस्तान, फिर है बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान। ये 3 कंट्री हैं जो भारतीय कह सकते हैं सीमा रेखा पे स्पर्श भी करती हैं, और यहीं से जो विदेशी आए हैं तो इन्हीं कंट्री से आए होंगे, या फिर कह सकते हैं म्यांमार से भी आए हैं, पर इसमें म्यांमार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बात यह है कि इन देशों से भारत में जो गैर मुस्लिम आए हैं, जैसे कि हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों एवं ईसाइयों, लगभग ये 6 समुदाय होंगे। कितने समुदाय होंगे? 6 समुदाय। हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को इसमें छूट दी जाएगी। पर मुस्लिमों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हिंदुओं के साथ ऐसा है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारी इंडिया में आए हैं। और कंट्री भी अगर हमें देखनी है तो कंट्री मात्र अपनी 3 हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, जो गैर मुस्लिम आए हैं। और उसमें कितने समुदाय हैं? 6 समुदायों को क्या कर दिया गया है? वैध प्रवासीय घोषित कर दिया गया है, यानी कि उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि यह प्रावधान है अपना, तो यह प्रावधान तुम्हारा संविधान के 6ठी अनुसूची में, और 6ठी अनुसूची में जो तुम्हारे स्टेट वर्णित हैं, यानी कि कह सकते हैं पूर्वी भारत के जो स्टेट आते हैं, उनमें से सब पे लागू नहीं होता है। तो देखो किस किस पे लागू नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले है असम, फिर मेघालय, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 स्टेटों पर तुम्हारा CAA लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा CAA लागू? क्योंकि इनमें आदिवासी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं किया जाएगा। पर बात समझने की यह है कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इनमें बाहर से आने वाले जो कुछ समुदाय हैं, मुस्लिम भी हैं, उनमें रोहिंग्या भी हैं, रोहिंग्या जो म्यांमार से आए थे, तो उनके लिए इसमें छूट नहीं दी जाएगी। पर आदिवासी क्षेत्र पर यह लागू नहीं होगा। जैसे कि ये वहां के लोग क्या कर रहे हैं? ये विरोध कर रहे हैं, CAA का ये विरोध कर रहे हैं। तो देखो किन जो हमारी 6ठी अनुसूची है उसमें जो स्टेट हैं, उसके 4 स्टेटों पर, आदिवासी क्षेत्रों पर CAA लागू नहीं होगा। अगली बात हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बनता है। अब देख लेते हैं एक बार मैप पर। सबसे पहले ये पाकिस्तान, फिर है तुम्हारा इधर अफगानिस्तान, और फिर है तुम्हारा ये बांग्लादेश। मतलब कितनी कंट्री हैं?
और कंट्री तो तुम्हारी 3 कंट्री हैं, और तीनों कंट्रियों से जो आए हैं उन्हें, जो गैर मुस्लिम थे उन्हें 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं 6 समुदाय हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अगर नागरिकता दी जाएगी उन्हें, पर इनसे जो मुस्लिम आए हैं उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार का जो कह सकते हैं उद्देश्य है वो कहीं जो बाहर से आए हुए हैं उनको बाहर निकालना है। क्योंकि अगर हम बाहर या सरकार बाहर नहीं निकालेगी तो हमारे देश पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, और जनसंख्या का दबाव जब बढ़ता जा रहा है तो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए कम से कम जनसंख्या अपने देश को रखना है, या हमें अपनी एक लिमिट में जनसंख्या को रखना है। तो इसलिए जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें बाहर जाना चाहिए। सीए मतलब कह सकते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत ही हम उन्हें बाहर कर सकते हैं, वैसे हम बाहर नहीं कर सकते। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट पे क्या है कि जो इन आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष कह सकते हैं क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? कार्बी आंगलोन, ये कहाँ है तुम्हारा? असम, ये असम में है। और गारो हिल्स, ये कहाँ है? मेघालय में है। और चकमा जिला, और चकमा जिला कहाँ है? ये तुम्हारा मिजोरम में है। और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र इसमें शामिल हैं। कहने का मतलब है कि त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा, हालांकि कहीं कहीं इसकी मांग भी हो रही है कि सीएए को लागू किया जाए। पर सबसे ज्यादा जो विरोध इसका हो रहा है वो भारत के पूर्वी राज्यों में, कहने का मतलब है असम वगैरह में सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गैर भारतीय हैं वो वहीं निवास करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो देखो, कुछ इसके बचाव के लिए भी ये चीजें रखी गई हैं कि यह जो बांग्लादेश का, जो बंगाल में ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ये अंग्रेजी सरकार में आया था। तो यह बांग्लादेश ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इनर लाइन मतलब 1873 से पहले, और उसमें एक आता है इनर लाइन में आने वालों पर, क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। हम बात करते हैं इनर लाइन परमिट प्रणाली। तो इनर लाइन परमिट प्रणाली भारत के किन राज्यों में लागू है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मिजोरम, फिर है नागालैंड पर लागू होता है। कहने का मतलब यह है इनर लाइन परमिट प्रणाली जो है वो भारत के कितने स्टेटों पर लागू होता है? तो भारत के 3 स्टेटों पर लागू है। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मिजोरम, फिर है तुम्हारा नागालैंड। इन पर इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू होता है। अगला देखते हैं जो इसके फैक्ट हैं। अगर नागरिकों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, अगर हम बात करते हैं कि नागरिकों के संबंध में या नागरिकता से जो संबंधित कानून बनाएगा वो कौन बनाता है? वो भारतीय संसद बनाती है, और ये भारतीय संसद को ही अधिकार है। हम बात करते हैं संसद द्वारा। हाँ, संसद द्वारा समय समय पर इसमें संशोधन किया गया और समय समय पर कानून बनाए गए हैं। देखते हैं कब कब कानून या कब कब संशोधन किए गए थे। तो संसद द्वारा पहला कानून नागरिकता अधिनियम कब लेके आए थे? तो 1956 को, कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय पहला पहला कह सकते हैं नागरिकता संशोधन किया गया था। फिर किया गया था 1986 में, फिर किया गया 1992 में, फिर किया गया 2003 में, फिर किया गया 2005 में, फिर 2015 में, और लास्ट जब हुआ था तो 2015 में। शुरू में ने बताया था कि बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, 2015 में इस मुद्दे पे बीजेपी सरकार ने बात की थी। फिर हम बात करते हैं कि अंतिम संशोधन कब हुआ? तो अंतिम संशोधन नागरिकता अधिनियम और कब हुआ? जो अभी मैंने बताया था 12 दिसंबर 2019 को अंतिम संशोधन हुआ, और अंतिम संशोधन होने के बाद लगभग 51 या 52 महीने के बाद ये कह सकते हैं भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है इसलिए इसे लागू किया गया। क्योंकि यहाँ कहीं धार्मिकता को लेकर ये इसका जो
कह सकते हैं अधिनियम लाया गया है, ना कहीं इसका धार्मिकता से राजनीतिक पार्टियां इसका राजनीतिक लाभ उठाने का सोच रही हैं। फिर आता है नागरिकों के संबंध में कानून। ये अधिकार हाँ ये संसद को है, पर संसद द्वारा पहला जो हुआ है, ये दोबारा स्लाइड हो गई है, एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं कि ये अगर सब हो जाता है, ये सब अगर हो जाता है तो क्या होगा। असम समझौता हुआ था 1985 में भाई, असम समझौता बच्चों हुआ था 1985 में। ये उसका उल्लंघन करता है, किसका, असम समझौते का, CAA उसका उल्लंघन करता है। और इसका फैक्ट या प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा जिसके तहत 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि जब बांग्लादेश का गठन हुआ था बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश से बहुत से मुस्लिम हमारे इंडिया में आ गए थे और वो सब पूर्वी राज्य में आए थे। तो उनके लिए बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उस समय शिमला कह सकते हैं कि असम समझौता हुआ था 1985 में, तो असम समझौता हुआ, पर पहले ही बांग्लादेशी 25 मार्च 1971 को कह सकते हैं बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को देश से निकालना है। क्योंकि गठन तो उसका तुम्हारे 71 में ही हुआ था, पर उसके बाद हमारा शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता का भी कोई एकदम फैक्ट नहीं रहा, पर 25 मार्च 1971 को जब हमारे भारत में बांग्लादेशी आ गए थे, तो उन्हें निकालने के लिए हमें CAA का सहारा लेना पड़ेगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत इस समय भारत वर्ल्ड में कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में टॉप है बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले चीन था, अब हम चीन से आगे निकल गए हैं, बस इसी काम में आगे हैं बस इंडिया वाले, और तो कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम आने से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के प्रभाव को खत्म कर देगा। और हाँ, एक बात और है कि ये सब चीजें लागू हो जाएंगी तो तुम्हारे NRC को भी ये क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और जब हमें क्या देना है, हमें सिर्फ सरकार को अपना कह सकते हैं कि अपने यहाँ के जो ID वगैरह हमें देनी होंगी, और ID भी वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे हमें देनी होंगी, क्योंकि अब सब कागज जो मांगे जाएंगे वो ऑनलाइन ही मांगे जाएंगे। तो ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पे अमल किया जा रहा है। अब ये था तुम्हारा CAA, जो भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया गया है। कहीं कहीं देश में विरोध भी हो रहा है, क्योंकि भारत के पूर्वी राज्यों में ज़्यादा विरोध हो रहा है और ज़्यादा हमें विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। पर हाँ, 2018-2019 में दिल्ली में पुरजोर तरीके से मुस्लिम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। फिर भी सरकार ने कुछ समय के लिए रोका और लगभग 51 महीने के बाद इसे भारत सरकार ने दोबारा से लागू कर दिया गया है। यही तुम्हारा CAA था। बस, थैंक यू।